रीबर्थ ऑफ हार्टलेस क्वीन, एपिसोड 20। अब तक इतने में ही वीडियो बंद हो जाती है। केसार उस कैमरे को टेबल पर रखकर अपना सिर चेयर से टिका लेते हैं और सीलिंग को देखने लगते हैं। उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उन्हें एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। उन्होंने टाइम देखा, रात के 3 बज गए थे। फिर उनकी नजर दोबारा उस बॉक्स पर जाती है। वह एक फाइल को उठाते हैं और उसे खोलते हैं, जिसके पहले पेज पर लिखा था, मायरा, एज 4 years, चाइल्ड स्पेशल साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर रोपल जैन। इतना पढ़ केएसआर एक गहरी सांस लेते हैं और उस फाइल को पढ़ने लगते हैं। एक एक कर केएसआर सारी फाइल्स पढ़ लेते हैं और आखिरी फाइल पढ़ते ही उनके हाथ से वह फाइल गिर जाती है। उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिर जाते हैं। वह एक गहरी सांस लेकर अपना सिर अपने दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं। अब आगे ग्रिनिंग कैट फेस, ग्रिनिंग कैट फेस, ग्रिनिंग कैट फेस। के एस आर अभी भी अपनी जगह भूत बने बैठे थे। उनका सिर उनके कांपते हाथों से थमा हुआ था। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, जो अब दर्द और सदमे से हल्की हल्की लाल होने लगी थी। उनका जबड़ा इतनी तेज कसा था कि उनकी नसें साफ दिख रही थीं। कुछ बातें, कुछ अजीब संयोग जो बार बार उनके सामने आ रहे थे, उन्हें वह अब तक नजरअंदाज कर रहे थे। वह सोचते थे, शायद ये कोई भ्रम हो। पर आज उन सारी बातों, उन सारी अधूरी यादों पर पड़ी पतली धूल की परत हट गई थी, जिससे अब उन्हें सब साफ दिख रहा था, बिल्कुल किसी आईने की तरह साफ था। माया का मायरा की बॉडी में आना, उन्हें बचाने के लिए माया का अपनी जान तक खतरे में डालना, उसकी द्वारा की गई वो हर निडर बात। आज उन्हें जो पता चला था, वह समझ नहीं पा रहे थे कि इस बात को लेकर वह खुश हो या दुखी। उनकी बेटी, उनकी अपनी बेटी उनके पास है। उनकी मायरा उनके पास है। इतना सोचते ही उनकी आंखों में जमे आंसू सैलाब बनकर बह निकल पड़ते हैं। वह फाइलें मायरा की मेडिकल रिपोर्ट्स थीं। उस 3 साल की मायरा को एक्सीडेंट के बाद फिजिकली ठीक होने में तो समय लगा, पर अफसोस, वह रिकवर हुई भी तो सिर्फ शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से नहीं। हमेशा शैतानी करने वाली मायरा अब चुप सी हो गई थी। छोटी छोटी बात से डर जाती थी, किसी की बातों में आसानी से आ जाती थी। इसी कारण शान और सानिया भी उसे परेशान करने लगे थे। छोटी मायरा को रातों में नींद नहीं आती थी। उसे डरावने सपने आते थे, और इसीलिए के एस आर उसे साइकाइट्रिस्ट के पास ले गए थे। डॉक्टर ने बताया कि मायरा को ऐसे सपने आते हैं, जिसमें एक 8-9 साल की लड़की है, कोई उसे मार रहा हो और बहुत टॉर्चर कर रहा हो। वह बहुत रोती थी, और जब भी खाना मांगती थी, तो वो लोग उसे और मारते थे। मायरा को कभी उस लड़की का चेहरा नहीं दिखा, बस इतना दिखता कि उसकी आंखें भी हरी हैं। और जब भी मायरा अपनी आंखें बंद करती थी, उसके आंखों के सामने यही खौफनाक मंजर तैर जाता था और कानों में उस लड़की की चीखें। इसलिए उसकी मानसिक सेहत, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होने लगी थी। के एस आर ने डॉक्टर से इसका कारण पूछा तो इसके बारे में डॉक्टर को भी ज्यादा आइडिया नहीं था। उन्होंने कह दिया कि हो सकता है कि उस एक्सीडेंट की वजह से सदमे से उपजा मानसिक आघात, ट्रॉमा, बताया, क्योंकि बच्चे अक्सर ऐसी सिचुएशन में डर जाते हैं और यही डर मायरा के दिल में अभी भी बैठा हो। तो हमें और ज्यादा प्यार और केयर से उस डर को उनके दिल से निकालना होगा। के एस आर ने डॉक्टर की बात मान ली और मायरा को और ज्यादा प्यार और केयर देने लगे, ताकि वह इस ट्रॉमा से बाहर आ सके। पर इसी बीच माही जी ने अपनी दूरी मायरा से कुछ कुछ बनाना शुरू कर दी थी। के एस आर ने बहुत कोशिश की, पर मायरा का स्वभाव हमेशा बहुत सॉफ्ट और दयालु ही रहा। इसी वजह से वह शान और सानिया की चालों में फंस जाती थी। और 13 साल बाद भी वह बिल्कुल नहीं बदली थी। वह तब भी वैसी ही भोली थी, जो सानिया की बातों में आकर इंडिया आ गई। और इतना सब सोचते हुए के एस आर अपनी आंखें खोलते हैं और अपनी चेयर से उठकर खिड़की के पास जाते हैं। उनके सामने बस घना अंधेरा था, पर अब वह इस अंधेरे में भी सब साफ देख पा रहे थे। के एस आर अपने आंसू साफ करते हुए खुद से टूटती आवाज में कहते हैं, इसका मतलब, आपकी मायरा ही मेरी असली बेटी है। जब मायरा 3 साल की थी, तब उस एक्सीडेंट के बाद उसकी सोल माया से बदल गई थी। और दोबारा ऐसे ही एक एक्सीडेंट के बाद मेरी बेटी, मेरी वो छोटी सी प्रिंसेस, अपनी सही जगह वापस आ गई। उनका चेहरा आश्चर्य, पीड़ा और आनंद के एक अजीब मिश्रण से भरा था। मेरा, माया में, मेरी बेटी को देखना, माया का मुझे अपना डैड की तरह मानना, हमारा मिलना, उसका मेरी जान बचाना, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था। वह खुद से फुसफुसाते हैं, ये सब हमारी किस्मत थी। हाँ,
शायद हमारी किस्मत ही थी ये। इतना सोचते ही उनकी आंखों में जमे आंसू उमड़कर बह निकलते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह खुश हो या दुखी। वह अपने सिर को कसकर पकड़े हुए कहते हैं, आह, क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर ये सब कैसे कैसे हो सकता है? मेरा सिर फट जाएगा सोचते सोचते। कौन मेरी इन अनसुलझी उलझनों को सुलझा पाएगा? आखिर कौन? इतना बोल के एसार अपनी आंखें जोर से बंद कर लेते हैं। उनकी आंखों के सामने बस अंधकार था। पर तभी अचानक उनके दिमाग में एक शांत, तेजस्वी चेहरा आता है और उस शख्स की गहरी बातें, वह अब अपनी सही जगह पर हैं, और यही उनकी किस्मत है। महादेव जो करते हैं, सही के लिए करते हैं। ये बात याद आते ही के एस आर की आंखें तेज चमक के साथ खुल जाती हैं। उनके चेहरे पर छाई बेचैनी की जगह अब एक अटूट विश्वास झलक रहा था। वह अपनी पॉकेट से फोन निकाल एक नंबर डायल कर देते हैं। सामने से कुछ रिंग्स के बाद कॉल उठाया जाता है। के एस आर अपनी नर्म आवाज में आदर के साथ बोलते हैं, हेलो, मैं कुछ बोल रहा हूँ, क्या मेरी बात गुरुजी से हो सकती है? केएसआर ने महागुरु जी के आश्रम में फोन किया था, जो उनके शिष्य ने उठाया। शिष्य केएसआर की बात सुन कहता है, जी, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी करवाता हूँ। उस शिष्य की बात सुन केएसआर बस, जी, ठीक है, बोलते हैं। कुछ पल बाद सामने से गुरुजी की शांत और स्थिर आवाज आती है, कैसे हो कुश? केएसआर, प्रणाम गुरुजी। वो, मुझे आपसे कुछ पूछना था। उनकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। गुरुजी उनकी आवाज में बेचैनी महसूस कर, बहुत शांत आवाज और एक सौम्य मुस्कान के साथ कहते हैं, क्यों इतने बेचैन हैं, कुश? कहीं आप उस सत्य से रूबरू तो नहीं हो गए? केएसआर उनकी बात सुन कुछ पल के लिए निःशब्द पड़ जाते हैं। गुरुजी का सब कुछ जानने वाला लहजा उन्हें भीतर तक हिला देता है। फिर वह अपनी कांपती हुई आवाज में कहते हैं, तो क्या सच में, गुरुजी? मायरा, मेरी अपनी बेटी जो सालों पहले उस एक्सीडेंट की वजह से माया की सोल से बदल गई थी, क्या ये सच है? ये कहते हुए उनकी आवाज में एक ऐसी कंपन थी, जैसे वह बस इस दैवीय पुष्टि के इंतजार में हो ताकि वह अपनी बेटी को पूरे दिल से वापस अपना सके। गुरुजी उनकी बात सुन कुछ पल रुककर कहते हैं, हाँ कुश, मायरा तुम्हारी बेटी है, जो सालों बाद तुम्हारे पास वापस आ गई है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, कुश, पर तुम्हारी आवाज में ये दर्द क्यों? केएसआर, पर गुरुजी, ये कैसे मुमकिन है? मायरा और माया इतने अलग हैं। उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। गुरुजी की आवाज में एक गहन ज्ञान और अटूट सत्य था, ये उनकी किस्मत है, कुश। यही समझ लीजिए कि तुम्हारी बेटी पर उस लड़की माया का कुछ कर्ज था, इसलिए उसने इतने साल तुम्हारी बेटी की जिंदगी जी। और उस लड़की की जिंदगी इतनी ही थी, वह इससे ज्यादा किसी और की जगह नहीं रह सकती थी। यह मायरा की जिंदगी है जिसे एक न एक दिन अपने असली रूप में लौटना ही था। यही नियति का खेल था। वह आगे समझाते हैं, क्योंकि तुम्हारी बेटी ने जो माया के रूप में पाया है, वह कभी मायरा बनकर नहीं पा पाती। तुम या हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। अब तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास है। पर जो अब तक तुम्हारी बेटी की जगह थी, तुम पूरे विधि विधान से उसे मुक्ति दिला चुके हो। इसलिए अब पुरानी बातें छोड़ो और आगे आने वाली चीजों पर ध्यान दो, क्योंकि अब आगे मायरा को बहुत कुछ झेलना है, और तुम्हारा फर्ज है कि तुम हमेशा उसकी हिफाजत करो। महादेव हमेशा मायरा के साथ है। इतना कहकर गुरुजी फोन रख देते हैं। केएसआर फोन को अपने हाथ में लिए स्थिर खड़े थे। उनकी आंखें एक बार फिर भर आई थीं। वह अपने फोन का वॉलपेपर देखते हैं, जिसमें उनकी माही जी और मायरा की फोटो थी, जिसे कुछ दिन पहले ही माही ने लगाया था। केएसआर मायरा की फोटो पर कसकर किस करते हुए प्यार से कांपते होठों से कहते हैं, मेरी प्रिंसेस, मेरी वो छोटी सी शैतान की पुड़िया। इतना बोल वह भावुकता में हंस देते हैं। तुम मेरी बेटी हो, मेरी कुश सिंह राठौर की बेटी, और मैं वादा करता हूँ, इस बार तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उनके स्वर में अटूट संकल्प था। इतना बोल के एसार रुकते हैं। फिर खुद से कहते हैं, पर क्या मायरा को इस बारे में पता है कि वह असली मायरा है? इतना सोचकर वह बिना आगे ज्यादा सोचे सीधा मायरा को कॉल लगा देते हैं। अब उनके चेहरे पर शांत मुस्कान थी, एक सुकून भरी मुस्कान, जो एक पिता को अपनी खोई हुई बेटी के वापस मिल जाने पर ही नसीब होती है। न्यूयॉर्क, मायरा जो अभी भी हाथी घोड़े बेचकर गहरी नींद में सो रही थी, अचानक उसका फोन बजता है। फोन की रिंग की आवाज मायरा की सुकून भरी नींद में खलल डाल देती है।
जिससे वह करवटें बदलती हुई अपना हाथ इधर उधर करती है। तभी बैग के पास रखी टेबल से उसका फोन उसके हाथ में लगता है। मायरा बिना नंबर देखे ही झुंझलाहट में कॉल उठा लेती है और फोन कान पर रखकर थोड़े गुस्से में बोलती है, अबे कौन है जो सुबह सुबह परेशान कर रहा है? कोई चैन से सोने भी नहीं देता। वहीं कॉल की दूसरी तरफ केएसआर जो उसकी बात सुन रहे थे, हंस देते हैं। हाँ, यही तो उनकी वो शैतान बेटी है, जिसका जो मन होता है वो बोल देती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है। वह धीरे से और प्यार से कहते हैं, मायरा बच्चा, आप अभी तक क्यों सो रही हो? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मायरा नींद से केएसआर की आवाज सुन अपने कान से फोन हटाकर एक बार देखती है, जहां पर डैड लिखा था। फिर वह उठकर बैठती हुई फोन कान से लगाकर कहती है, मॉर्निंग डैड। आपने सुबह सुबह कॉल क्यों किया? सब ठीक तो है ना? केएसआर, हाँ, यहाँ सब ठीक है। तुम ठीक? मायरा, आई एम टोटली फाइन डैड। और जब तक मैं अभी के साथ हूँ, मुझे क्या ही हो सकता है? केएसआर, हाँ, जानता हूँ। मुझे ये जानना था कि तुम वापस कब आ रही हो। अब तो वह भी बेसब्री से अपनी बेटी का इंतजार कर रहे थे। मायरा, पता नहीं, थोड़ा टाइम और लगेगा, अभी तो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? कोई बात है क्या जो आप कहना चाह रहे हैं, डैड? केएसआर उसकी बात सुन कुछ पल चुप रहते हैं, फिर वह धीमे से कहते हैं, मायरा, तुम मेरी बेटी हो, मेरी प्रिंसेस। मायरा को उनकी बात अजीब लगती है, कुछ समझ नहीं आता। वह मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, मैं जानती हूँ, मैं ही आपकी बेटी हूँ। पर आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं, डैड? केएसआर बात बदलते हुए कहते हैं, नहीं, कुछ नहीं। वो मुझे तुम्हें बताना था कि अब तुम बिना गार्ड के कहीं नहीं जाओगी। मनीष तुम्हें किसी कुत्ते की तरह ढूंढ रहा है। और मैं जानता हूँ, बहुत जल्द उसके लोग तुम तक पहुंच जाएंगे। इसलिए अब तुम कहीं भी अकेली नहीं जाओगी। समझ रही हो तुम मेरी बात? मायरा की आंखें उनकी बात सुन कुछ गहरी हो जाती हैं और वह कहती है, हम ठीक है, ध्यान रखूंगी। वह ये कह जरूर रही थी, पर उसकी आंखों में एक शातिर चमक थी। कुछ देर और बात करने के बाद कॉल कट जाता है। कॉल काटते ही केएसआर खुद से कहते हैं, मुझे मनीष का कुछ करना होगा। अब मैं मायरा को कुछ नहीं होने दे सकता। वह धीरे से फुसफुसाए, गुरुजी ने कहा है कि मायरा ने माया बनकर वो पाया जो कभी मायरा बनकर नहीं पा सकती थी। तो कहीं वो मायरा के अभी यानी उसके प्यार की बात तो नहीं कर रहे थे। माया के रूप में मायरा ने खुद की हिफाजत करना, लड़ना और आत्मविश्वास से जीना सीखा। वहीं दूसरी तरफ मायरा जैसे ही कॉल काटती है, तभी रूम का दरवाजा खुलता है। मायरा अपनी नजर उठाकर उधर देखती है, जहां से अभियान अपने हाथ में एक ट्रे लिए उसकी तरफ ही आ रहा था। अभियान एक वाइट शर्ट और ट्राउजर पसीने की हल्की सी चमक के साथ किल स्माइल देता है। उसने ट्रे में चाय और नाश्ता रखा हुआ था। मायरा की आंखें एक पल के लिए उस पर ठहर जाती हैं। मायरा अपनी आंखों में हसरत लिए अपने पास आ रहे उस सफेद अटाया पहने इंसान को देख रही थी। उस पर वो सफेद शर्ट और ट्राउजर कुछ ज्यादा ही जबरदस्त लग रहा था। उसका वो गोरा रंग उन कपड़ों में मानो और निखर कर सामने आ रहा हो। मायरा जब भी अभियान को देखती, यही सोचती थी कि कहीं वह किसी कहानी का राजकुमार तो नहीं है। जैसा परियों की कहानियों में होता है, एक राजकुमार सफेद लिबास में सफेद घोड़े पर बैठकर अपनी रानी को लेने आता है। मायरा को लगता था कि अभियान उसका वही राजकुमार है जो उसे लेने आया है। उसका वो सफेद लिबास, वो घुंघराले कर्ली और गर्दन से थोड़े ऊपर तक लंबे बाल, हाथ में ब्रेसलेट, और आज तो उसने क्लीन शेव भी किया था। और इन सब के बाद उसके चेहरे की वो दिलकश मुस्कान, जो मायरा के दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी थी। जब भी वह इस लड़के को देखती, हर बार उसे इससे और भी ज्यादा प्यार हो जाता। फिर मायरा हंसते हुए अपने ही ख्यालों से निकलकर खुद से कहती है, हाँ, वह एक राजकुमार हो सकता है, पर मैं एक भोली भाली राजकुमारी नहीं हूँ। उसकी आंखों में जुनून चमकता है। मैं वो राजकुमारी हूँ जो अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया में आग लगाने से पहले एक बार न सोचे। हाँ, मैं वो राजकुमारी नहीं हूँ जो सबका भला सोचे और अपना नुकसान करे। नहीं, मैं कोई बेवकूफ तो नहीं हूँ। इतना बोल मायरा अटपटी हंसी हंस देती है। वह संकीपन से आगे कहती है, अब मैं कैसी भी हूँ, अच्छी या बुरी, पर अब ये राजकुमार तो मेरा ही हुआ। और हर जन्म में मेरा ही होगा। मायरा की आंखों में अभियान के लिए सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि एक गहरी सनक ऑब्सेशन साफ झलक रही थी।
वही अभियान, जो अब तक मायरा के पास आ चुका था, उसने मायरा को ऐसे खुद में खोया हुआ पाकर खाने की ट्रे साइड में रखी और मायरा के बिल्कुल पास बैठ जाता है। वह बहुत धीरे से एक हाथ उसकी कमर में डालता है और दूसरे हाथ से उसका चेहरा थामकर उसके चेहरे पर फूंक मारता है। उस स्पर्श और एहसास से मायरा अपनी परियों की दुनिया से बाहर आती है और उसकी आंखें अभियान की इस खूबसूरती को महसूस कर बंद हो जाती हैं। पर तभी उसे अपने होठों पर कुछ ठंडा महसूस होता है। अभियान ने अपने होंठ मायरा के होठों पर रख दिए थे। वह बहुत सॉफ्टली उसे किस रहा था, जिसमें कुछ देर में ही मायरा भी उसका पूरा साथ देने लगती है और अपनी जगह से उठकर अभियान की लैप में बैठ जाती है। अभियान पहले मायरा के निचले होंठ को अपने होठों की पकड़ में लेता है और उसे पहले लिक लिक फिर शक शक करने लगता है। मायरा उसके ऊपरी होंठ को शक लगती है और उसके बालों को पीछे से कसकर पकड़ लेती है। कुछ देर में अभियान मायरा का ऊपरी होंठ अपने होठों के बीच फंसाकर किस करने लगता है और धीरे से मायरा की टंग को अपने मुंह में लेकर सक करने लगता है। मायरा भी उसकी टंग को अपने मुंह में ले बहुत वाइल्डली शक लगती है। वह उसके पूरे मुंह को अच्छे से एक्सप्लोर कर रही थी। धीरे धीरे उनकी ये गहरी, जुनून भरी, डीप पैशनेट किस 30 मिनट तक चलती है, एक ऐसा उत्तेजक सिलसिला जिसमें शब्द गायब थे और सिर्फ गहरा एहसास बचा था। फिर मायरा अभियान से थोड़ी दूर होती है, पर वह बैठी अभी भी उसकी लैप में ही थी। उसकी सांसें बहुत तेज थीं। वह अपना सिर अभियान की गर्दन पर रख देती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। अभियान उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी पीठ बैक सहलाने लगता है। उसकी आवाज गहरी और मदहोश थी, रिलैक्स। धीरे धीरे सांस लो, जान। कुछ देर में जब मायरा की सांसें सामान्य हो जाती हैं, तो अभियान उसे थोड़ा दूर करता है। उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके माथे पर एक प्यारी सी किस करते हुए कहता है, मॉर्निंग, जान। क्या तुम्हें अच्छी नींद आए या नहीं? मायरा अभियान की बात सुन उसे गले लगाते हुए और मुस्कुराहट के साथ बोलती है, यस माय लव। जब तुम मेरे साथ सो रहे हो, तो मुझे अच्छी नींद कैसे नहीं आती? तुम्हारे साथ सोने से मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, हमेशा। और आज भी मुझे बहुत अच्छी नींद आई। इतना बोल वह अपने हाथों को अभियान की गर्दन में डाल आगे बोलती है, तुम बताओ, तुम्हें अच्छी नींद आए या नहीं? अभियान उसकी बात सुन उसकी पीठ पर अपनी पकड़ कसते हुए कहता है, जान तुम मेरा सुकून हो। और जब तुम मेरे पास होती हो, तो मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। न जाने कितने दिनों से मैं चैन से नहीं सो पाया था, पर तुम्हारी बाहों में आकर मेरा वो सुकून लौट आया है, और मुझे बहुत अच्छी नींद आई। मायरा उसकी बात सुन उसके होठों पर किस करते हुए प्यार से कहती है, अच्छा जी। चलो, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें अच्छी नींद आई। तो तुम ये बताओ कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। इतना बोल वह मासूम सा चेहरा बना लेती है। अभियान उसकी अदा पर हंस देता है और कहता है, मैंने आज तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनाया है। लुक। इतना बोल वह ट्रे की तरफ इशारा करता है। मायरा टेस्टी नाश्ता देखकर कहती है, ओह, ये तो दिखने में बहुत टेस्टी लग रहा है, यम। तुम 5 मिनट रुको, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। फिर साथ में नाश्ता करेंगे। तब तक तुम इसे बालकनी में सेट कर लो। इतना बोल मायरा अभियान की गोद से उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। वही अभियान बोलता है, जैसा आपका हुक्म, रानी साहिबा। मायरा उसकी बात पर खिलखिला उठती है और वॉशरूम चली जाती है। कुछ देर में दोनों बालकनी में रखे काउच पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अभियान मायरा को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। मायरा उसके हाथ की बाइट खाते हुए कहती है, आई मिस दिस। मैंने तुम्हारे हाथ का खाना बहुत मिस किया, सच में। अभियान उसकी बात सुन थोड़ा उसके करीब जाकर उसके होठों पर लगे सॉस को अपनी टंग से लिक करते हुए दबी आवाज में कहता है, एंड आई ऑल्सो मिस दिस टेस्ट सो मच। इतना बोल वह अपनी शरारत भरी आंखों से मायरा को देखता है। मायरा उसकी नजरों को देखकर उसे अपनी चेस्ट पर हाथ रखकर पीछे करते हुए मुस्कुराकर बोलती है, हाँ पता है मुझे। तुम किसकी बात कर रहे हो? अच्छा, दूर हटो, मुझे खाने दो। कुछ देर में दोनों का ब्रेकफास्ट हो जाता है। मायरा बालकनी की रेलिंग से अपने दोनों हाथों को टिकाकर खड़ी थी। सूरज से आती हुई हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था मानो उसका चेहरा चमक रहा हो। ठंडी ठंडी हवा उसके बालों को उड़ा रही थी, एक परफेक्ट प्रेम और सुकून का पल। मायरा अभी सामने के नज़ारे में खोई हुई थी, तभी उसे अपनी कमर पर अभियान के 2 मजबूत हाथ महसूस हुए। इस स्पर्श से उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अभियान पीछे से मायरा को गले लगाकर अपना सिर उसके कंधे पर रख देता है
और उसके कान पर एक हल्की सी किस करते हुए पूछता है, क्या सोच रही हो, जान? मायरा अभियान के किस से अपना सिर थोड़ा टेढ़ा करते हुए बोलती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अभियान शिकायत भरे अंदाज में मुंह बनाते हुए कहता है, जान, अब तुम मुझे भी नहीं बताओगी कि तुम क्या सोच रही थी? मायरा, नहीं अभी, मैं ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हें जानना है तो सुनो। मैं बस यही सोच रही थी कि जब तुम्हें पहले ही पता चल गया था कि मैं कौन हूँ, तो तुमने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं था उसी समय? अभियान उसकी बात सुन गहरी सोच में डूबे हुए कहता है, हाँ, मेरे दिल ने तुम्हें पहली नजर में ही देखकर ये कह दिया था कि तुम ही मेरी जान हो, पर मेरी आंखें जो देख रही थी, मायरा का तेज रूप में उसे भी नहीं झुठला पा रहा था। मैं बहुत असमंजस में था। समझ लो, मैं बीच मझधार में खड़ा था, जहां दिल कह रहा था कि ये तुम हो, पर दिमाग इस बात को मानने के लिए समय ले रहा था। मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था, जब तक मेरा दिल और दिमाग एक साथ किसी नतीजे पर न पहुंचे। मायरा, अच्छा, और तुम्हारे दिल और दिमाग को कब ये बात पूरी तरह से पक्की कंफर्म हुई कि ये मैं हूँ? तुम्हें कैसे यकीन हुआ? अभियान उसकी बात सुन अपनी बाहों को कसते हुए मायरा के उस छोटे और मुलायम हाथ को अपने हाथ में लेता है और कहता है, इसकी वजह से। अभियान अपना हाथ मायरा के आगे करता है, जिसमें मायरा का हाथ भी था। दोनों के अंगूठे थंब जब पास आते हैं, तो उन पर बने वो टैटू मिलकर एक अद्वितीय यूनिक दिल बना रहे थे, जिसके अंदर दोनों के आधे अधूरे शब्द मिलकर उसे पूरा कर रहे थे। अभियान मायरा के उस टैटू को अपने अंगूठे से प्यार से सहलाते हुए कहता है, इसकी वजह से मैं इस बात को पक्का कर पाया कि ये तुम हो, क्योंकि ये टैटू तुमने अपने हाथों से मेरे और अपने अंगूठे पर बनाया था। इसका डिजाइन तुम्हारा आइडिया था, और वो इतना खास है कि कोई कभी उसे नकल कॉपी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुमने शायद इसे पहले मेकअप से छुपाया हुआ था, इसलिए मुझे यह नहीं दिखा। पर उस दिन जब तुम बेहोश हुई थी, उस दिन मुझे ये दिख गया, क्योंकि इसका मेकअप हल्का सा फेड हो गया था। जब मैंने इसे अपने टैटू से मिलाया, तो सारे शक दूर हो गए। मायरा, जब तुम्हें पता चल गया था, तो तुमने मुझे तभी कुछ क्यों नहीं कहा? अभियान, क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह से ये बात सुनना चाहता था कि ये तुम हो, और ये भी कि तुमने ये बात मुझे अभी तक क्यों नहीं बताई। और इसीलिए मैंने वो पार्टी वाला ड्रामा किया, पर उसके चक्कर में तुम गुस्सा हो गई। मायरा उसकी बात सुन, उसके टैटू पर किस करती है, और अभियान की तरफ घूमकर उसकी आंखों में देखती है, हाँ, क्योंकि तुम्हारा वो ड्रामा बहुत बकवास था, और मैंने तुम्हें अपने बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहती थी। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया था, और 2 दिन बाद मैं तुम्हें अपने बारे में बताने वाली थी। अभियान, 2 दिन बाद? और वो क्यों? मायरा उसकी कॉलर पकड़कर अपने करीब खींचती है और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए पूछती है, क्या तुम्हें पता नहीं कि 2 दिन बाद क्या है? अभियान अज्ञान का नाटक करते हुए, क्या है 2 दिन बाद? मुझे नहीं पता। अभियान की बात सुन मायरा को गुस्सा आ जाता है। वह अपना एक हाथ उसकी गर्दन पर रखती है और उस पर अपने नाखून गड़ाते हुए शीतल और भयानक आवाज में कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता 2 दिन बाद क्या है? अभियान मायरा को गुस्से में देखकर मुस्कुराता है, उसकी कमर को पकड़कर उसे रेलिंग पर बिठा देता है और उसकी नाक पर किस करते हुए कहता है, अरे मेरी चली फिरती बॉम्ब, थोड़ा कम गुस्सा किया करो। और तुम्हें लगता है कि मैं भूल जाऊंगा कि 2 दिन बाद क्या था? बिल्कुल नहीं। आई नो, 2 दिन बाद हमारी एनिवर्सरी है। मैं तो बस मजाक कर रहा था। यार, तुम इतनी जल्दी सीरियस हो जाती हो। मायरा उसकी बात सुन, अपने हाथ उसकी गर्दन से हटा लेती है और गर्दन देखती है, जहां लाल निशान पड़ गए थे। मायरा उसे सहलाते हुए कहती है, मुझे इस तरह के मजाक पसंद नहीं है। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम मुझे या मुझसे जुड़ी चीजों को भूलो। इतना बोल मायरा अभियान की आंखों में देखती है और गहन आवाज में कहती है, तुम्हारे दिल और दिमाग में सिर्फ मैं और मुझसे जुड़ी चीजें होनी चाहिए। और अगर तुम्हारे दिल और दिमाग में मेरे अलावा कभी कोई आया, तो मैं उसे खत्म करने से पहले एक बार भी न सोचूंगी, अभी। और ये बात हमेशा याद रखना। इतना बोल मायरा अजीब सी मुस्कान देती है, जिसमें प्यार कम और अधिकार भाव ज्यादा था। अभियान उसकी बात सुन उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, हे, रिलैक्स, आई एम ओनली योर्स। मैं खुद को भूल जाऊंगा, पर तुम्हें कभी नहीं। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, जान। इसलिए शांत हो जाओ, ओके? इतना बोल अभियान मायरा को गले लगा लेता है और उसे गोद में उठाकर रूम में चला जाता है। भारत।
मनीष अपनी कार ड्राइव करते हुए अपनी गुप्त जगह सीक्रेट प्लेस की ओर जा रहा था। उसका पूरा ध्यान कार चलाने में था, पर तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है, एक दबा हुआ एहसास। पर वह इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर देता है। धीरे धीरे उसकी कार उस गुप्त स्थान की ओर बढ़ रही थी और उसे एक अजीब सी घुटन होती जा रही थी। उसने कार की खिड़की खोल दी, पर घुटन कम नहीं हुई। जैसे तैसे कार की स्पीड बढ़ाकर वह अपने सीक्रेट ठिकाने पर पहुंचता है। कार से उतरते ही वह तेज तेज उल्टियां करने लगता है और तेज तेज सांसें लेने लगता है, मानो वह बहुत समय से अपनी सांस रोककर बैठा हो। और यह सच था, वह बहुत समय से अपनी सांस रोककर बैठा था, क्योंकि उसकी कार में एक असहनीय भयानक बदबू आ रही थी। इतनी ज्यादा बकवास डिस्गस्टिंग दुर्गंध की अगर वह थोड़ी देर और उस कार में बैठा रहता तो यकीनन उसकी जान चली जाती। उसके लोग उसे ऐसे हालत में देखकर जल्दी से उसे संभालते हैं। जब मनीष कुछ देर में सामान्य हो जाता है, तो अपने लोगों को कार चेक करने को कहता है कि ये इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है। वह बदबू हर बीतते सेकंड के साथ बढ़ती जा रही थी। मनीष के लोग कार चेक करते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। लास्ट में बस कार की डिक्की बूट ट्रंक बचती है। एक आदमी जाकर कार की डिक्की खोलता है, और जैसे ही अंदर का नजारा देखता है, उसकी रूह कांप जाती है। वह डर के मारे 2-3 कदम पीछे लड़खड़ाता हुआ जाता है और जमीन पर गिर जाता है। और डिक्की खुलने से एक बहुत ज्यादा बदबूदार दुर्गंध हवा में फैल जाती है, जिससे वहां मौजूद लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। मनीष अपने चेहरे पर रुमाल रखकर उस आदमी को देख गुस्से से कहता है, ये क्या कर रहा है? और क्या है उस डिक्की में? इतनी बदबू क्यों आ रही है? मनीष की बात सुन वह आदमी डर से हकलाते हुए कहता है, सर, ये। उसकी आंखें डर के मारे फटी की फटी रह गई थी। मनीष अपने आदमी को गुस्से से घूरते हुए दहाड़ता है, बकवास क्या कर रहा है? सीधे सीधे बोल, क्या है डिक्की में? और इतना डर क्यों रहा है? भूत देख लिया क्या? सारे के सारे निकम्मे। मुझे तो लगता है मैं ही पाल रहा हूँ। इतना बोल मनीष गुस्से में बड़बड़ाते हुए डिक्की के पास आ जाता है। पर डिक्की के अंदर देखते ही उसकी भी धड़कन एक पल को मानो रुक जाती है, दिमाग सुन्न हो जाता है। डिक्की में डेयो की भयानक लाश पड़ी थी। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी, सिर के ठीक बीचों बीच गोली लगी थी। उसके चेहरे को छोड़कर उसकी पूरी बॉडी शायद किसी तेजाबी केमिकल में डालने की वजह से जगह जगह से गल गई या सड़ गई थी। उसकी हालत इतनी डरावनी थी कि किसी की भी रूह कांप जाए। उसे इतनी बेरहमी से मारा गया था, और यह स्वाभाविक भी था, आखिर मारने वाली थी भी तो मायरा। क्योंकि उसने उसकी माँ माही जी को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, तो उसका यह हश्र होना तो स्वाभाविक था। मनीष को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे प्रतिक्रिया रिएक्ट करे। हाँ, वह लियो को काफी समय से ढूंढ रहा था, पर वह उसे नहीं मिला तो उसने भी ये बात छोड़ दी थी। पर आज डेयो की लाश और वह भी इस हालत में अपनी ही गाड़ी में देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सब किसने किया और क्यों? डियो तो यहाँ मायरा को मारने के लिए आया था, तो क्या ये सब मायरा ने किया? नहीं, वह ये सब कैसे कर सकती है? तो कुश। उसके दिमाग में खौफ की लहर दौड़ जाती है। तो क्या कुश को मेरे बारे में पता चल गया? या कोई और है जिसने डियो को मारा, जो पक्का मेरे बारे में जानता है? मनीष के दिमाग में ऐसे ही हजारों खतरनाक विचार चल रहे थे। तभी उसके कानों में उसके एक आदमी की आवाज आती है, बॉस, ये देख। ये क्या? इसकी पॉकेट में कुछ है। मनीष उस आदमी की बात सुन उसकी तरफ देखता है और गुस्से और घबराहट के मिश्रण में चिल्लाता है, तो मेरी शक्ल क्या देख रहा है? निकाल, क्या है इसकी पॉकेट में? वह आदमी अपने मुंह को जोर से बंद कर डियो की पीछे की पैंट ट्राउजर्स में हाथ डालता है, तो उसे एक लाल रंग का कागज मिलता है। वह इस कागज को कांपते हाथों से मनीष को दे देता है। मनीष उस कागज को खोलना शुरू करता है, और जैसे जैसे वह उस संदेश को पढ़ रहा था, उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी, पूरे शरीर में पसीना आने लगा था। कैसा है मनीष राठौर? हाँ, मुझे पता है अभी तक तो अच्छे हो, पर ज्यादा दिनों तक रह नहीं पाओगे। बहुत खेल लिया तुमने ये लुका छुपी का खेल अपने उस साथी के साथ मिलकर, पर अब बस खत्म करते हैं तुम्हारे इस खेल को। क्योंकि नाउ आई एम बोर्ड। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो भी करते हो, किसी को पता नहीं चलता? हाँ, कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो तुम, मनीष। और सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारा वो साथी भी। अब तुम्हारा समय खत्म, मनीष।
इंतजार करो, क्योंकि अगली बारी तुम्हारी भी हो सकती है। हा हा हा, नाउ योर गेम इज ओवर। हा हा हा, मुझे पता है पढ़कर तुम मुझे ढूंढोगे पर तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे, और जब तक तुम मुझ तक पहुंच पाओगे, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। हा हा हा। मनीष उस पेपर पर लिखे संदेश को पढ़कर इतना डर जाता है कि उसकी आंखों के सामने एक पल के लिए अंधेरा छा जाता है। वह घबराकर अपनी गाड़ी में पड़ी डियो की उस विकृत लाश को देखता है। वह जल्दी से हड़बड़ाहट में अपना फोन निकालता है और डियो की बॉडी और उस कागज की फोटो खींचकर किसी को कॉल लगा देता है। कुछ रिंग्स के बाद कॉल पिक होता है। सामने से एक युवा लेकिन भारी, खतरनाक आवाज आती है, क्या हुआ? इस समय कॉल क्यों किया? सब ठीक है ना? मनीष, मैंने तुम्हें कुछ भेजा है, जल्दी देखो। इतना बोल वह घबराहट में अपने बालों पर हाथ फेरने लगता है। सामने से कुछ पल की खामोशी के बाद एक गुस्से भरी आवाज आती है, तुम पागल हो। मुझे लगता है तुम्हारी उम्र निकल गई है और इसलिए तुम्हारा दिमाग चलना भी बंद हो गया है। यू बास्टर्ड। मनीष उसकी बात सुन गुस्से से कहता है, तमीज से बात कर। मैं बड़ा हूं तुमसे, समझे? भूल मत, आज तुम जहां भी हो, सिर्फ मेरी वजह से हो, नहीं तो तुम राठौर परिवार में नौकर बनकर रह जाते। साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? सामने से वह आदमी मनीष की बात सुन अपनी मुट्ठियां भींचते हुए, बेवकूफ इंसान। किसी ने तुम्हें एक मामूली सी धमकी क्या दे दी कि डर कर मुझे कॉल करने लगे? भूलो मत, तुमने आज तक कितने लोगों को मारा है और क्या क्या किया है। मनीष, मैं सब जानता हूँ तुमने और मैंने आज तक क्या किया। मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, समझे? और हाँ, मैं डरा हूँ, क्योंकि शायद तुमने डेड बॉडी की हालत नहीं देखी है। जिसने भी इसे मारा है, वो कोई पागल साइकोप लगता है, और उसे मेरे और तुम्हारे दोनों के बारे में पता है, समझे? ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सामने से वह आदमी मनीष की बात सुन कुछ पल चुप रहता है, और मनीष द्वारा भेजी उस फोटो को देखने लगता है। और अचानक उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह अपनी जगह से उठकर जल्दी से मनीष से बोला, तुम सच में किसी लायक नहीं रहे हो अब। ये सब एक जाल ट्रैप था, और तुम इसमें फंस चुके हो। और तुमने, अरे यार, तुमने तो मुझे भी अपने साथ इसमें फंसा लिया है। मनीष उसकी बात सुन अपनी भ्रुकुटी सिकुड़ते हुए, क्या बोल रहे हो तुम? ट्रैप? कैसा ट्रैप? विक्रम, डियो ने जो शर्ट पहनी है, उसकी पहली बटन में कैमरा लगा है। और उस पेपर को देखकर तुमने डर से जल्दी मुझे अपने दिल्ली वाले फोन से कॉल कर दिया। और जितना मैं समझा हूँ, वो लोग तुम्हारा फोन ट्रैप कर रहे थे, और शायद हमारी बातें भी सुन रहे हैं। यू मनीष, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारी वजह से उसे मेरी लोकेशन मिल गई होगी। तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? इतना बोलते ही वह शख्स गुस्से में फोन काट देता है और जमीन पर फेंक के मारता है। पर जल्दी ही अपने दूसरे फोन से कॉल कर किसी से कहता है, जल्दी से यहाँ से निकलने का इंतजाम करो, जल्द से जल्द, और मनीष को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वहीं मनीष को जैसे गहरा सदमा लगा हो। एक एक बात उसके दिमाग में घूम रही थी, कैसे हाईवे पर दो लोगों का झगड़ा होना, जिससे ट्रैफिक लगना, और फिर उसे अपनी कार रोकनी पड़ी, और उसी समय उस बॉडी का उसकी कार में आना, फिर वो चेतावनी भरा लेटर, उसका अपने साथी को कॉल करना। इतना सब याद आते ही मनीष गुस्से में अपना फोन जमीन पर मारता है। आह, इतना बड़ा ट्रैप, वो भी मेरे लिए। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मनीष का पूरा चेहरा और बदन गुस्से से लाल हो गया था। वह अपनी मुट्ठियां जोर से भींचते हुए कहता है, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, मुझसे उलझकर। बहुत बड़ी। और खेल अब खत्म नहीं, खेल अब शुरू होगा। इतना बोल मनीष डियो के पास जाकर उसकी शर्ट में फंसा वो कैमरा निकाल कर गुस्से से उसे कुछ पल देखता है, और अपने पैर से कुचलकर वहां से चला जाता है, अपने आदमियों से डियो की बॉडी को ठिकाने लगाने को कहकर। न्यूयॉर्क में मायरा हॉल में काउच पर बैठी थी। उसके कानों में हेडफोन थे, और लैप पर लैपटॉप, जिसमें वह मनीष को पागलों वाली हरकतें करते हुए देख रही थी। तभी मनीष के उस कैमरे को फेंकने की वजह से लैपटॉप की स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। मायरा अपने हेडफोन उतारकर जोर जोर से हंसने लगती है, हा हा हा। मनीष, 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 अच्छा लगा मुझे तुम्हारी आंखों में वो मौत का डर देखकर। हा हा, बहुत अच्छा लगा। वहीं मायरा के पास दूसरी काउच पर काशिश बैठी थी, जिसके पास भी एक लैपटॉप था और लैपटॉप पर उसकी उंगलियां बहुत तेज चल रही थी। मायरा काशिश को देख सोफे से उठकर उसके पीछे खड़ी हो जाती है और हल्का सा झुककर अपने दोनों हाथों को उसके आसपास सोफे से टिकाकर कहती है, पता चला है कहाँ है वो इस टाइम?
काशिश जो उस आदमी की लोकेशन ट्रैक कर रही थी, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह मायरा को देख हकलाते हुए कहती है, बॉस, ये तो वह इतना ही बोलती है कि मायरा अपनी आंखों में चमक और होठों पर एक खतरनाक मुस्कान लाकर कहती है, ओह, दैट वॉज इंटरेस्टिंग। ये तो हमारी सोच से भी ज्यादा पास था। हा हा हा। इतना बोल वह काशिश के कंधे पर थपथपाते हुए कहती है, वेल डन काशिश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। इतना बोल मायरा काउच पर आकर बैठ जाती है और अपनी कॉफी का घूंट लेते हुए कहती है, वेल, डाउट तो मुझे पहले ही हो गया था, पर आज कंफर्म हो गया कि कौन है। काशिश, बॉस, क्या हम अपने लोगों को भेजें? मायरा, नो, अभी कुछ नहीं करना। और हाँ, काशिश, इस आदमी के मैटर में तुम बिना पूछे कुछ नहीं करोगी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ये आदमी बहुत खतरनाक है, सो तुम बिना किसी ऑर्डर के कुछ नहीं कर सकती। अंडरस्टैंड? काशिश, यस बॉस, मैं कुछ नहीं करूंगी। इतना बोल काशिश रुकती है और मायरा को देखने लगती है। मायरा, क्या हुआ? कुछ पूछना है? काशिश, वो, बॉस, आप और अभियान सर, मतलब। मायरा काशिश की बात पूरी होने से पहले ही बोलती है, ही इज माई वुड बी हस्बैंड, होने वाला पति। काशिश ये सुनकर हैरान हो जाती है। वह थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, बॉस, क्या आप उन्हें पहले से जानती हैं? मायरा, हम कह सकती हो तुम कि मैं उसे बहुत पहले से जानती हूँ। वेल, सब छोड़ो, मैंने तुमसे जो फाइल मंगवाई थी, वो लाए हो तुम? काशिश, यस बॉस। फिर ये दोनों अपना ऑफिस वर्क करने लगते हैं। न्यूयॉर्क, रात काफी हो चुकी थी। मायरा बेडरूम में बिस्तर पर एक तरफ करवट लेकर लेटी थी, मानो वह गहरी नींद में हो। कमरे की सारी बत्तियां बंद थी, सिर्फ नाइट बल्ब की हल्की सी रोशनी थी, जिससे कमरे में अंधेरा और शांति छाई हुई थी। खिड़की से चांद की नर्म रोशनी हल्की हल्की कमरे में आ रही थी। तभी कमरे का दरवाजा धीमे से खुलता है। अभियान दबे पांव टिप टोइंग कमरे में आता है। वह देखता है कि कमरे में गहरी खामोशी है और मायरा बिस्तर के एक किनारे लेटी है। अभियान उसे देखकर अपने बालों को पीछे से हल्का सा सहलाता है और एक गहरी सांस लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। करीब 10 मिनट बाद अभियान शावर लेकर वापस आता है। उसने सिर्फ एक ब्लैक ट्राउजर पहना हुआ था। वह तौलिए को साइड में फेंक कर दबे हुए कदमों से बिस्तर पर जाता है और बहुत धीरे से मायरा के कंबल में घुसता है। वह मायरा के पीछे से उसे अपनी मजबूत बाहों में कसकर भर लेता है। उसके जिस्म की गर्माहट मायरा को महसूस होती है। अभियान हल्के से उसके कान पर किस करता है और धीमी फुसफुसाहट विस्पर में कहता है, जान, सो गई क्या? उसकी आवाज में असीम प्यार और गहरा इत्मीनान था, जैसे वह अपनी दुनिया को अपनी बाहों में महसूस कर रहा हो। मायरा अभियान की बात का कोई जवाब नहीं देती और न ही कुछ प्रतिक्रिया रिएक्ट करती है। ये देख अभियान अपना हाथ हल्के से स्लाइड कर उसकी टी शर्ट के अंदर डाल देता है और उसके परफेक्ट स्लिम टमी पर रख देता है। अपने पेट पर अभियान का ठंडा हाथ महसूस कर मायरा की पूरी बॉडी में एक सिहरन दौड़ जाती है। उसकी बॉडी हल्की सी कांपती है और वह एक गहरी सांस लेती है। वहीं उसकी इस हलचल मूवमेंट को महसूस कर अभियान के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है और वह पीछे से ही अपने होंठ मायरा की गर्दन पर रखकर किस करने लगता है और किस करते हुए ही कहता है, जान, तुमने डिनर किया? मायरा उसके किस करने से अपनी मुट्ठियां कस लेती है और दबी आवाज में बोलती है, हम कर लिया। तुमने किया? अभियान, हम कर लिया। वैसे तुम गुस्सा क्यों हो? इतना बोल अभियान उसकी टमी को कसकर पकड़कर अपने आप से सटा लेता है और उसकी शर्ट को थोड़ा साइड कर उसके कंधे पर किस करने लगता है और साथ में हल्के हल्के बाइट्स भी। मायरा अपनी पीठ पर उसकी ठंडी देह बॉडी महसूस कर एक पल अपनी सांसें रोक लेती है। उसकी पूरी बॉडी में एक कंपन ट्रेमर आ जाती है। उसकी सांसें भारी होने लग गई हैं। वह हल्के से अपनी जगह पर पलटती है और अपने एक हाथ से अभियान के दोनों गालों को थामकर अपने सामने करती हुई कहती है, कहाँ थे अभी तक? इतना बोल वह गहराई से उसे देखने लगती है। उसकी आंखों में अधिकार, शिकायत और बेइंतहा मोहब्बत का मिश्रण था। अभियान उसकी बात सुन कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसकी इस चुप्पी से मायरा की पकड़ उसके गालों पर थोड़ी कस जाती है। अभियान मायरा की आंखों में देखता है, जहां प्यार, मदहोशी के साथ एक गहरा गुस्सा भी था। फिर वह उस हाथ को देखता है जिसने उसके गालों को इतना टाइट पकड़ा था कि उसके होंठ थोड़े बाहर की ओर हो गए थे। वह मायरा के हाथों को प्यार से अपने चेहरे से हटाते हुए कहता है,
जान, मैं तुम्हारे अनाथालय ऑर्फनेज वाले प्रोजेक्ट की वजह से थोड़ा व्यस्त बिजी था। मायरा, आंखों में शिकायत भरते हुए, मुझे पता है। पर शाम को तुम कहाँ गए थे? मैंने ये पूछा है, बिना किसी को बताए। अभियान, हैरानी से, जान, तुमने मेरे पीछे आदमी लगाए हुए हैं। मायरा, थोड़े गुस्से में, अभी सीधा सीधा जवाब दो मेरे सवाल का। तुम कहाँ थे, शाम से लेकर अभी तक? अभियान उसकी बात सुन, एक साय छोड़ते हुए, उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, मैंने तुम्हारा सरप्राइज खराब कर दिया, बस। तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता था, तुम्हारा कल का दिन स्पेशल बनाना चाहता था। मायरा, नरमी से, तो तुम मुझे बताकर भी तो जा सकते थे। अभियान मायरा के गालों पर किस करते हुए, प्यार भरी आवाज में, जान, जान, मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था, पर पहले ही तुम्हें सब पता चल गया है इस बारे में, क्योंकि तुमने मेरे पीछे अपने लोग लगाए हैं। मायरा, बट अभी भी मुझे यह नहीं पता कि तुमने क्या प्लान किया है। अभियान, ओह, जाने मन, कुछ तो कल के लिए छोड़ दो, प्लीज। इतना बोल अभियान प्यारा सा चेहरा बनाकर मायरा को देखता है। मायरा उसकी ऐसी भोली शक्ल पर पहले तो उसे घूरती है, फिर पिघलकर कहती है, ठीक है। अभियान मायरा की स्वीकृति सुनकर मुस्कुराता है और उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे चूमने लगता है। अभियान मायरा के लोअर लिप को अपने होंठों के बीच फंसाकर शक करने लगता है। शक के साथ साथ स्मूच करता है और हल्के हल्के बाइट्स भी। मायरा भी उसका पूरा साथ देते हुए उसके बालों को पकड़कर उसे अपनी ओर और करीब खींचने लगती है और अपनी जीभ उसके मुंह में स्लाइड कर देती है। अभियान मायरा की टंग को महसूस कर अपनी टंग में उसकी टंग फंसाकर तेजी से सक और स्मूच करने लगता है। अभियान अब थोड़ा वाइल्ड हो गया था, वो अपना हाथ मायरा के कपड़ों के अंदर डाल देता है और उसकी कमर को प्रेस करने लगता है। मायरा भी मदहोशी में उसे जोर से चूमने लगती है और उसकी पीठ पर अपने नाखूनों से खरोंचने स्क्रैच लगती है। अभियान मायरा के होठों को छोड़कर उसकी गर्दन में मुंह डालकर वहां किस करने लगता है, लिक और बाइट्स भी करता है, जिससे मायरा सिसकियां लेने लगती है और प्लेजर से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। अभियान किस करते करते उसके कॉलरबोन तक आता है और वहां लिक करते हुए किस करने लगता है और अपना हाथ धीरे धीरे ले जाकर उसकी ऊपर बॉडी पर रख देता है और जोर से प्रेस करता है, जिससे मायरा की चीख निकल जाती है। मायरा की चीख सुनकर अभियान जैसे होश में आता है और जल्दी से मायरा के चेहरे की तरफ देखता है। उसका चेहरा लाल पड़ गया था, वह गहरी गहरी सांसें ले रही थी और उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। अभियान उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर, आई एम सो सॉरी, जान, मैंने जानबूझकर नहीं किया, सॉरी। तुम्हें लगा क्या? इतना बोल वह उसकी बूब्स को हल्के हल्के सहलाने लगता है। मायरा जो खुद को संभाल रही थी, कुछ पल बाद कहती है, इट्स ओके, लव, आई एम फाइन, रिलैक्स, आई एम फाइन। अभियान मायरा के माथे पर किस करते हुए, आई एम सॉरी, जान, मैं शायद ज्यादा ही उत्साहित एक्साइटेड हो गया, पर मैंने ज्यादा तेज प्रेस नहीं किया, पता नहीं कैसे। इतना बोल वह मायरा को अपराधी सी गिल्टी आंखों से देखने लगता है। अभियान कभी माया के साथ सख्ती से पेश नहीं आता था, कभी नहीं, जब तक माया खुद न कहे। वह कभी माया को किसी भी तरीके से दर्द नहीं देता था। मायरा उसका चेहरा देख, उसके होठों पर छोटी सी किस करते हुए कहती है, हे माय लव, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये पहली बार था, इसलिए शायद ऐसा हुआ। अभियान उसकी बात सुन थोड़ा हैरान होकर, पहली बार? पर जान, हमने तो पहले भी किया है ना? मायरा उसकी बात सुन, यू फूल, हाँ, हमने पहले भी किया, बट तब मैं कोई और थी और अब मैं कोई और हूँ, समझे? और इससे पहले किसी ने भी मुझे पहले ऐसे नहीं छुआ, और अभी मैं वजन हूँ, समझे? इसलिए तुम्हारे उस प्रेस में भी मुझे काफी दर्द हुआ। उसे छोड़ो, अब इधर आओ। इतना बोल मायरा अपने ऊपर आने का इशारा करती है। अभियान उसकी बात सुन हल्का सा मुस्कुराता है और उसके ऊपर लेट जाता है और अपने चेहरे को उसकी गर्दन पर रखकर एक हाथ उसकी ऊपर बॉडी को धीरे धीरे सहलाते हुए कहता है, ओह, तो तुम वजन हो, इसका मतलब मुझे सब कुछ बहुत धीरे से करना पड़ेगा ताकि तुम्हें ज्यादा दर्द न हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी बहुत सॉफ्ट और नाजुक डेलिकेट है। इतना बोल वह उठते हुए मायरा को देखता है। उसकी बात सुन मायरा के गाल हल्के हल्के लाल हो जाते हैं, पर लाइट कम होने की वजह से अभियान को दिखता नहीं। मायरा बात बदलते हुए कहती है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभियान उसकी बात सुन वापस अपना सिर उसकी गर्दन के बीच में रख देता है और किस करते हुए कहता है,
हम बोलो क्या बात करनी है। मायरा अभियान के बालों को सहलाते हुए, तुम्हें याद है मैंने तुमसे तुम्हारी फैमिली के बारे में पूछा था, तो तुमने कहा था जब हम मिलेंगे, जब तुम मुझे इस बारे में बताओगे, तो अब मुझे सब जानना है। अभियान मायरा की बात सुन उसे किस करना बंद कर देता है। कुछ पल कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। फिर अभियान कहता है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। मायरा, नहीं अभी, मुझे अभी बात करनी है। मायरा की जिद सुनकर अभियान कुछ नहीं कहता और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वह मायरा के ऊपर लेटा था, उसकी गर्दन पर उसका सिर था। मायरा उसे न कुछ बोलते देख उसके बालों को सहलाते हुए कहती है, इतना क्या सोच रहे हो अभी? क्या तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो? अभियान, जिसकी आंखें बंद थीं, उसकी आंखों के सामने उसके बचपन की जिंदगी का एक एक पल घूम रहा था, उसके माँ बाप, दादा दादी और बाकी सब। वह अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें हल्की हल्की लाल होने लगी थीं, और वह एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, बस समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं और कहाँ खत्म। वह मायरा के चेहरे को थामकर उसकी आंखों में गहराई से देखता है, मानो उसके दिल का बोझ हल्का करना चाहता हो। मैं जानता हूँ, तुमने कभी मेरे बारे में पता नहीं करवाया, न तुमने कभी मेरे बारे में कुछ जानने की कोशिश की। पर अब तुम पहले ही बहुत कुछ जान चुकी होगी। इंडिया जाकर तुम्हें बहुत सी चीजें पहले ही पता चल गई होंगी। तभी तो तुमने मुझसे ये सवाल किया। तुम जान चुकी हो कि मेरे पेरेंट्स कौन हैं, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। मायरा अभियान के दर्द को महसूस करती है और गंभीरता से, प्यार भरी जिद के साथ कहती है, हम। तो अब तुम मुझे सब शुरू से बताओ। अभियान ने एक गहरी सांस ली, जैसे वर्षों से दबा दर्द बाहर निकाल रहा हो, और शुरू किया, हाँ। मैं सहाय फैमिली का बेटा हूँ। मेरे डैड मी अभीर सहाय और मॉम मिसेज यानिका सहाय हैं। मैं छोटा था, सब कुछ हमारी फैमिली में अच्छा चल रहा था, तब तक जब तक मैं मेरी फैमिली के साथ लंदन में रहता था। पर जब मैं 6 साल का हुआ, तो दादू के जोर देने पर हमारी फैमिली को इंडिया शिफ्ट होना पड़ा। उसकी आवाज में एक भारीपन था। हमारे वहां रहने से सब बहुत खुश थे, सिवाय मेरे चाचू विक्रम की फैमिली के, क्योंकि मेरे डैड ने इंडिया जाकर दादू का बिजनेस ज्वाइन कर लिया उनके जोर देने पर। इससे मेरे चाचू और उनकी फैमिली को बहुत समस्या होने लगी। मैं सहाय फैमिली का बड़ा पोता था, तो दादा दादी की पहली प्राथमिकता, प्रायोरिटी मैं रहता था हर चीज में। इससे विक्रम और उसकी मॉम डैड को जलन होने लगी। धीरे धीरे 2 साल बीत गए। वो लोग ऊपर से तो अच्छा बनने का नाटक करते, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। वो बस मौका ढूंढ रहे थे मेरी फैमिली को खत्म करने का। जब मैं 8 साल का था, तब मेरे छोटे भाई यश के जन्मदिन पर मेरी पूरी फैमिली, मैं, यश और मेरी छोटी बहन शोना, हम सब ने न्यूयॉर्क घूमने का प्लान किया। हम सब न्यूयॉर्क घूम रहे थे। डैड को ज्यादा गार्ड अपने साथ रखना पसंद नहीं था, इसलिए हमारी सुरक्षा के लिए कुछ लोग हमारे पास थे। और वैसे भी, हम यहाँ घूमने आए हैं, ये बात बस परिवार वालों को ही पता थी, क्योंकि डैड बिजनेस करने लगे थे, तो बिजनेस राइवल्स होना तो नॉर्मल बात है, इसलिए ये बात ज्यादा लोगों को पता नहीं थी। अभियान की आवाज कांप गई। हमारी ट्रिप के तीसरे दिन हम पर अचानक हमला अटैक हो गया। पर आखिरी लम्हे पर वहां पता नहीं कैसे पुलिस आ गई। पर तब तक मॉम डैड को बहुत चोट लग चुकी थी, यश भी जख्मी था। हमलावरों ने खुद को बचाने के लिए मुझे गन पॉइंट पर रखकर वहां से निकल गए। पर बीच रास्ते में बर्फ की वजह से उनकी कार डिसबैलेंस होकर खाई में गिर गई। अभियान रुक जाता है। उसकी आंखें दर्द से भरी थीं। मायरा उसे रुकता देख उसके चेहरे को सहलाते हुए कहती है, आगे क्या हुआ? तुम बचे कैसे? अभियान, मैं खिड़की वाली साइड बैठा था। जैसे ही कार डिसबैलेंस हुई, कार का गेट खुल गया, क्योंकि उन लोगों ने जल्दबाजी में उसे लॉक नहीं किया था, और गेट ओपन होने की वजह से मैं उसमें से गिर गया। मुझे बहुत चोट आई, पर मैंने अपनी चोट की परवाह किए बिना उस तरफ भागना शुरू किया जिस तरफ से हम आए थे, पर मैं रास्ता भटक गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो हमलावर कार को जंगल की तरफ काफी दूर ले आए थे। ऐसे ही 3-4 दिन मैं वहां भटकता रहा। फिर रोड पर आने के बाद मैंने कुछ लोगों से मदद मांगी, तो किसी ने मुझे थोड़ा खाना दे दिया और मेरा इलाज करा दिया। मैं फिर वहां से निकल गया, पर तभी उन बच्चा चोरों के गैंग ने मुझे पकड़ लिया। अभियान ने गहराई से मायरा की आंखों में देखा। पर उस टाइम मेरे पास एक फोन था, जो मैंने उन हमलावरों की पॉकेट से निकाल लिया था।
और उसी फोन पर मेरे चाचू का फोन आया, जिससे मुझे पता चला कि ये सब उन्होंने ही करवाया है। उन बच्चा चोरों के गैंग को नहीं पता था मेरे पास फोन है, पर जब वो मुझे अपने अड्डे पर ले गए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और तभी मैंने हेल्पलाइन नंबर डायल कर दिया था। अभियान अपना चेहरा उठाकर मायरा को देखता है। मायरा, जो उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रही थी, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वह अभियान को देखती है, जिसकी आंखों में नमी थी और आंखें लाल थीं। मायरा प्यार से उसके माथे पर किस करती हुई बोलती है, तुम ठीक हो? अभियान अपने माथे से मायरा का माथा टच करते हुए, मैं ठीक हूँ। और क्या कुछ और भी है जो तुम्हें जानना है? मायरा उसकी पीठ को सहलाते हुए, जब पुलिस ने तुम्हें बचा लिया, तो उनसे तुम अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए मदद मांग सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। क्यों? अभियान, जब उस हमलावर के फोन पर चाचू का फोन आया था, तो पता है उन्होंने उससे क्या कहा था? मायरा, क्या? अभियान, उन्होंने कहा था कि उनका मुख्य निशाना मैं टारगेट में होना चाहिए। कोई बच जाए, पर मैं नहीं बचना चाहिए। मैं उनकी राह का, उनके बेटे की जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा हूँ। इसलिए मैं किसी भी हालत में न बचूं। अगर मैं एक बार मर गया, फिर चाहे मेरे पेरेंट्स जितना रोए या मरे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उनकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी हूँ। वो डैड मॉम को बहुत अच्छे से जानते थे, अगर मुझे कुछ हो गया, तो वो दोनों इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और कमजोर होकर उनके रास्ते से हट जाएंगे। और दादू की प्राथमिकता भी विक्रम बन जाएगा। पर अगर मैं जिंदा बच गया, तो वो अगली बार मेरी पूरी फैमिली खत्म करने की फिर कोशिश करेंगे। मायरा, गहरी सांस लेते हुए, दूसरी वजह, तुम्हारे पेरेंट्स के पास न जाने की, क्योंकि मुझे पता है, सिर्फ इतना काफी नहीं था तुम्हें उनसे दूर करने के लिए। अभियान ने मायरा की बात सुन आंखें खोली और उसे देखा, फिर कहा, दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण वजह तुम थी जिसके लिए मैंने उनके पास वापस न जाने का फैसला किया। उसकी आवाज अब कोमल थी, पर गहरा एहसास भरा था। जब उस दिन तुमने हॉस्पिटल में अपनी आंखें खोली, तो तुम्हारे सामने मैं था। तुम दर्द में थी, फिर भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। सब भूल गई थी, फिर भी रोई नहीं, डरी नहीं, बल्कि मजबूत बनी रही। तुम वहां किसी से बात नहीं कर रही थी, सिवाय मुझसे। अगर मैं नहीं होता, तो तुम खाना भी नहीं खाती थी। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई तुम्हें छोड़कर जाने की। अगर मैं चला जाता, तो तुम कैसे रहोगी, कैसे अपना ख्याल रखोगी? मैंने सोचा कि न जाऊं और तुम्हारे पास ही रह जाऊं। इससे मैं तुम्हारा ख्याल भी रख पाऊंगा और चाचू फिर मॉम डैड को परेशान भी नहीं करेंगे। उस टाइम मुझे वही सही लगा। फिर बाद में, जब मेरे पास ताकत पावर आ गई, तो मैंने अपने लोगों से पता करवाया मॉम डैड के बारे में। वहां सब ठीक था। चाचू और विक्रम को जो चाहिए था, वो मिल गया था, इसलिए उन्होंने मॉम डैड को दोबारा परेशान नहीं किया। और मैं तुम्हें इंडिया लेकर अपनी फैमिली प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने कभी इस बारे में कोई बात नहीं की। इतना कहकर अभियान चुप हो जाता है। मायरा उसकी सारी बातें सुनकर, उसे कसकर गले लगा लेती है और उसकी पीठ को सहलाते हुए कहती है, थैंक यू, मुझे छोड़कर न जाने के लिए। थैंक यू मेरे साथ रहने के लिए। थैंक यू मेरा बनने के लिए। उसकी आवाज प्यार से भरी हुई थी। पर मैं भी जानती हूँ कि तुम अपनी फैमिली को बहुत मिस करते हो। जब भी मैं तुमसे फैमिली के बारे में बात करती थी, तो तुम्हारी आंखें उदास हो जाया करती थी। और तुम यकीन नहीं करोगे, तुम्हारी मॉम को अभी भी उम्मीद है कि तुम वापस आओगे। मायरा अभियान से थोड़ा दूर होती है, और गहरे निश्चय से उसकी आंखों में देखती है, इसलिए अब तुम मेरे साथ इंडिया चलोगे और अपनी फैमिली से मिलोगे। और जो तुम्हारा हक है, वो वापस लोगे। अभियान उसकी बात सुनता है, और गहराई से उसे देखकर कहता है, पर क्यों, जान? वो सब खुश है अपनी लाइफ में। मायरा, तीखेपन से, नहीं, वो खुश नहीं है। वो बस खुश होने का दिखावा कर रहे हैं। वो विक्रम का बाप, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को कुछ नहीं करेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी नजर अब तुम्हारे पेरेंट्स के शेयर और प्रॉपर्टी पर है, क्योंकि तुम्हारे दादू ने तुम्हारी सिस्टर के नाम एक बहुत बड़ा फंड किया हुआ है, और उन दोनों कमीने पति पत्नी की नजर अब उस पर है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अभियान, चौंकते हुए, ये कब हुआ? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मायरा, कुछ दिन पहले, शोना के 18वें जन्मदिन पर। तो बताओ, तुम मेरे साथ इंडिया चलोगे और अपनी जगह सहाय कॉर्पोरेशंस वापस लोगे? अभियान उसकी बात सुन, कुछ पल उसे घूर कर देखता है, फिर एक लंबी सांस लेता है और कहता है, ठीक।
तुम ठीक कह रही हो। अब समय आ गया है वापस जाने का, अपनी जगह वापस लेने का, और उन लोगों को उनकी औकात दिखाने का। आखिर अब मेरा कुछ हिसाब भी तो चुकता करना है इस विक्रम के साथ। अभियान की बात सुनकर मायरा के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है, जैसे उसके दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा हो। पर वह अपनी उस मुस्कान को जल्दी से छुपा लेती है और अभियान को गले लगा लेती है। अभियान भी उसे किस करते हुए गले लगा लेता है। मायरा कुछ देर में कुछ सोचकर कहती है, वैसे तुमने अभी कहा कि जब तुमने मुझे पहली बार देखा तो तुम्हें लगा कि तुम मुझे जानते हो। अभियान, हम? क्यों? मायरा, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ। क्या हम पहले कभी मिले थे? अभियान, नहीं, मैं तुमसे पहले कभी नहीं मिला। मायरा, ओह, फिर कुछ सोचकर शरारत से, क्या तुम पहले कभी मायरा से मिले हो, बेबी? अभियान, याद करते हुए, हम एक दो बार मिला था, जब वो छोटी सी 2 साल की थी। जब उसने मुझे देखा तो मेरे पीछे ही पड़ गई। मेरे गालों को बार बार खींचते हुए बोलती थी कि मैं उसका राजकुमार हूँ जो घोड़े पर आता है अपनी राजकुमारी को लेने। एंड यू नो वॉट, बेबी, वो छोटी सी लड़की इतनी शैतान थी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। इतना बोल अभियान मुस्कुराने लगता है, पर तभी उसकी मुस्कान बंद हो जाती है। वह मायरा को देखकर कहता है, सॉरी, वो मैंने किसी दूसरी लड़की की बात, वो इंटेंशन नहीं था। मायरा, इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा। और वैसे भी उसने बिल्कुल सही कहा, तुम सच में बिल्कुल एक प्रिंस चार्मिंग जैसे हो, क्यूटी पाई। इतना बोल मायरा उसके गालों को जोर से खींचती है। अभियान, अच्छा, तुम्हें मैं अभी बताता हूँ। रुको तुम। मायरा, नो नो, अभी। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही प्यारी प्यारी बातें कर दोनों सो जाते हैं। देर रात, मायरा एक तरफ करवट लेकर अपने पास लेटे अभियान को एकटक देख रही थी, जो गहरी नींद में सो रहा था। मायरा के चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। उसने अपनी उंगली से अभियान के गाल को सहलाते हुए खुद से फुसफुसाया, जब भी तुम्हें देखती हूँ, ऐसे लगता है जैसे तुम्हें पहले से जानती हूँ, और आज तुम्हारी बातें सुनने के बाद अजीब लगा मुझे। जब तुमने मायरा की बात की तो मुझे बुरा नहीं लगा, ऐसा लगा तुम मेरे बारे में ही कह रहे हो। ऐसा क्यों लगता है मुझे? क्या कुछ और है जो छुपा है? इतना सोचते ही मायरा की आंखें गहरी हो जाती हैं। क्या मायरा को पता चल जाएगा कि भी है असली मायरा? क्या कटान एक्ट चल रहा मायरा के दिमाग में? क्या होगा जब अभ्यम जेगा मायरा के साथ इंडिया? क्या होगा अब आगे?